दोस्तों, आज मैं आपको एक जिन की कहानी सुनाता हूँ और वो भी शीला जिन की। पहले बता दूँ कि जिन क्या होते हैं। जिन भी इंसान की तरह एक प्रजाति होती है। ये आम तौर पर अदृश्य होते हैं और अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकते हैं। जिस तरह मानव शरीर मिट्टी से बना होता है, इसी तरह इनका शरीर आग से बना होता है। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनको उनके असली रूप में देखना संभव नहीं है। ये हमारी ही दुनिया में हमारे बीच अदृश्य रूप से रहते हैं। वैसे इनकी अपनी भी दुनिया है। अब आते हैं शीला जिन पर। शीला जिन स्त्री जिन को कहते हैं। जिस तरह हम इंसानों में स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, इसी तरह इनमें भी दोनों लिंग होते हैं। इनकी लड़कियों और महिलाओं को शीला जिन कहते हैं, यानी फीमेल जिन को शीला जिन कहते हैं। ये देखने में इतनी सुंदर होती हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। परी और अप्सरा भी फेल है इनकी सुंदरता के आगे। और हाँ, एक बात और, ये पुरुष जिन से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और इनकी साधना पुरुष जिन से भी कठिन है। जिन इंसानों के शरीर में प्रवेश भी कर सकते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनसे शादी भी करते हैं और उनसे नफरत भी करते हैं यदि इंसान जाने अनजाने में कुछ बुरा कर दे। लेकिन ये सभी रिश्ते बहुत रेयर होते हैं और इनमें राजदारी शर्तें होती हैं। जिन भी इंसानों की तरह अच्छे और बुरे होते हैं। तो लीजिए, बकवास बंद करके कहानी शुरू करते हैं। मोनू अपनी माँ का अकेला बेटा था और वो बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। वो अकेला बच्चा था, ना कोई दूसरा भाई ना बहन। उसकी माँ कपड़े सिलती थी और पिताजी मजदूरी करते थे। रहने के लिए बस नाम मात्र का एक कमरा था जिसमें ये तीनों लोग रहते थे। बचपन से ही मोनू की परवरिश बहुत मुश्किल से हुई। अपने बच्चे को दूध पिला सके, इस कारण दोनों पति पत्नी एक वक्त ही खाना खाते थे। मोनू के पिता का नाम अब्दुल था और माँ का नाम था शबनम। गरीब होते हुए भी दोनों पति पत्नी प्रेम और संतुष्टि से रहते थे। बचपन से ही गरीब होने के कारण मोनू के साथ कोई दोस्ती नहीं करता था। उसके पास कोई खिलौना भी नहीं था। कुछ मिट्टी के खिलौने थे जो उसके पिता ने मेले से दिलवाए थे। मोनू के साथ के बच्चे अपने खिलौने से मोनू को चिढ़ाया करते थे। वो कहते, देखो मेरे पापा मेरे लिए मोटर कार लाए हैं, ये देखो ये भालू, चाबी भर दो तो नाचने लगता है। कोई कहता, देखो मेरे नए कपड़े कितने सुंदर हैं। सब बच्चों की बात सुनकर मोनू अपनी माँ से कहता, माँ पापा मेरे लिए खिलौने क्यों नहीं लाते, नए कपड़े क्यों नहीं लाते। उसकी माँ उसको समझाते हुए कहती, लाएंगे बेटा, जरूर लाएंगे। उन्होंने अल्लाह से कह दिया है, वो जरूर भिजवा देंगे जल्दी ही। मोनू को तसल्ली हो जाती। वो आकाश की ओर मुंह करके कहता, अल्लाह आप जल्दी भेज दो ना मेरा सामान मेरे पिताजी के पास। उसकी माँ उसकी हालत देखकर रोने लगती, लेकिन अपने आंसू छुपा लेती अपने बेटे के सामने। गरीबी के कारण मोनू का साथ सब दोस्तों ने छोड़ दिया था। मोनू एक छोटे शहर में रहने वाला आम बच्चा था। पहले सरकारी स्कूल और मदरसे में उसकी शिक्षा हुई। फिर उसके माता पिता ने कर्ज लेकर उसका दाखिला एक छोटे स्कूल में करवा दिया, जहाँ से उसने 12वीं तक पढ़ाई की। मोनू के माता पिता को रात दिन मोनू की चिंता रहती। कर्ज लेने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मोनू स्कूल जाता और स्कूल से सीधा घर आता। गरीबी के कारण उसके मन में हीन भावना सदा रहती। उसके कारण वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वो बहुत खोया खोया सा रहता था। मोनू दरमियाने कद काठी वाला, बहुत गोरा और दुबला पतला लड़का था। वो अपने माता पिता और खुद को गरीबी से लड़ते हुए देखकर बहुत उदास रहता था। अब वो भी बड़ा हो गया था, इसीलिए अब उसको भी समझ आने लगा था। अब ये कहने से कि अल्लाह आपका सारा सामान भेज देंगे, उसका दिल नहीं बहला सकते थे। अब मोनू को भी लगने लगा कि अब वक्त आ गया है कि वो भी अपने माता पिता के लिए कुछ करे, क्योंकि सख्त मेहनत और बढ़ती उम्र और खाने की कमी ने दोनों के शरीर को तोड़कर रख दिया था। हाड़ मांस का ढांचा रह गए थे दोनों। उसको बचपन से ही पेड़ पौधों का बहुत शौक था और बहुत पहचान थी। उसको किसी ने कहा कि माली की नौकरी करोगे, तो उसने सोचा चलो कुछ तो फायदा होगा। उसने हाँ कर दी। उसको वहां पास ही एक हवेली में माली का काम मिल गया। पहले तो घर वालों ने मना किया, लेकिन फिर अपने हालात देखते हुए हाँ कर दी। अब मोनू रोज सुबह हवेली के बगीचे में जाता और वहां पौधों की देखभाल करता। मोनू मेहनती तो था ही, साथ ही उसको पौधों की अच्छी पहचान भी थी। थोड़े समय में उसने बगीचे को बहुत सुंदर बना दिया था। लोग दूर दूर से उस बगीचे को देखने आने लगे। उस बगीचे की और हवेली की मालिक एक बूढ़ी औरत थी और उसका पति था। हवेली में बस यही दोनों लोग रहते थे।
मोनू में एक और बात बहुत अहम थी। वो सीधा साधा तो था ही, भले ही वो बड़ा हो गया था और उसके शरीर में अब जवानी में होने वाले परिवर्तन होने लगे थे, लेकिन उसका इस ओर कभी ध्यान नहीं गया। कुछ लगता भी तो ये सोचता कि पाप है, छी, और अपना ध्यान बांटने की कोशिश करता। अब उस बाग में बाहर के लोगों ने भी घूमना आना शुरू कर दिया था और लोगों के अलावा 2 लड़कियां वहां रोज सुबह आती थी। वो बाग में टहलती, हंसी मजाक करती और खूब खेलती। मोनू उनको देखकर बहुत खुश होता। उन लोगों ने भी मोनू से बात करना शुरू कर दिया था। दिन यूं ही गुजरने लगे। मोनू उनसे बात करने में बहुत शर्माता था। वो लड़कियां उसको कभी कभी तंग भी करती। एक बार मोनू को तंग करने के लिए एक लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस फिर क्या था, मोनू ने जोर जोर से रोना और बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। ये सुनकर सब आसपास के लोग वहां आ गए। सबको लगा कि मोनू को कुछ हो गया है, लेकिन जब सबको पता चला तो सब हंसने लगे और वहां से लौट गए। एक बार की बात है, उस बाग में जब वो लड़कियां रोज की तरह आई हुई थी तो वहां कुछ लड़के भी आ गए और वो दोनों लड़कियों को छेड़ने लगे। वो दोनों मदद के लिए मोनू मोनू चिल्लाई। मोनू घबरा गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो था बहुत सीधा और भोला, इसीलिए बजाय खुद कुछ करने के वो उल्टा बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। लेकिन लोगों को लगा शायद आज भी मोनू को लड़कियां तंग कर रही हैं, इसीलिए ना तो मालिक और ना ही कोई और बचाने के लिए आया। लड़कों ने दोनों लड़कियों को एक साथ बांध दिया और बलात्कार की तैयारियां करने लगे। एक ने बहुत लंबा चाकू निकालकर मोनू के गले पर रखते हुए कहा, अगर तू कुछ बोला या हमको रोका तो तू खल्लास। इतना कहना था कि मोनू बुरी तरह से कांपने लगा। तभी लड़कियां मोनू से बोली, लानत है तुम्हारे मर्द होने पर, तुम तो औरत से भी बदतर हो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अब मोनू और जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां कुछ ऐसा हुआ कि सब देखते रह गए। हुआ ये कि वहां एक तीसरी लड़की भी आ गई। उसने आते ही वहां जो लड़के बलात्कार का प्रयास कर रहे थे उनको कपड़ों की तरह पटक पटक कर धोया और लेडी सिंघम की तरह उन लड़कों की चटनी बना दी। लड़के जैसे तैसे जान बचाकर भागे। उनके कपड़े फट चुके थे, किसी के मुंह से खून निकल रहा था, किसी की टांगें टूट गई थी। लड़कों का ऐसा हाल देख के वो दोनों लड़कियों को बहुत मजा आया और हंसी आई। उन्होंने उस तीसरी लड़की की बहुत बड़ाई की और उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, यदि आप ना होती तो आज हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। फिर वो लड़की मोनू की तरफ बढ़ी। मोनू डर के मारे कांपने लगा। उसको लगा कि ये लड़की उसको भी बलात्कारी समझ रही है और अब उसको भी मारेगी। उसको अपनी ओर आता देखकर मोनू जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझको मत मारना, मैं तो बस यहाँ माली हूँ, तुम कहोगी तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर वो लड़की जोर से हंसी और बोली, इधर आओ लड़के, मैं तुमको नहीं मारूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो, लेकिन तुमने एक गलती की है कि तुमने खुद को कमजोर समझा। जो काम मैंने किया वो काम तुम भी कर सकते हो। मोनू उसकी बातें सुनकर एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने कभी इतनी मीठी आवाज नहीं सुनी थी और ना ही इतनी सुंदर लड़की कभी देखी थी। सुनहरे बाल जो कमर को छू रहे थे, दूध सा गोरा रंग, गुलाबी गाल, गुलाब की पंखड़ी जैसे नाजुक होठ, नीली आंखें और बहुत छोटी सी गुलाबी शर्ट और स्कर्ट में वो किसी और दुनिया की लग रही थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी जैसे कोयल बोल रही हो। बड़े से बड़ी मॉडल और फिल्म नायिका भी उसके आगे कुछ नहीं थी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो लड़की बोली, अब देखते ही रहोगी मुझको, अपना नाम तो बता दो। मोनू जैसे किसी सपने से जाग गया और बोला, हाँ, मेरा नाम मोनू है। सिर्फ नाम बताने में मोनू इतना घबरा रहा था और शर्मा रहा था जैसे आईएएस का इंटरव्यू दे रहा हो। उसके बाद तीनों लड़कियां वहां से चली गईं, मगर मोनू को आज बहुत अजीब सा लग रहा था। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने उसे इतने पास आकर बात करी थी। आज उसके शरीर में ऐसी गुदगुदी थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। बार बार उसको उस लड़की का चेहरा याद आ रहा था, उसका लड़ने का अंदाज याद आ रहा था। मोनू इस बात से उदास था कि वो लड़की क्यों चली गई। कुछ देर और रुक जाती, कुछ और बात करती मुझसे। उसने घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताई। दोनों को बहुत हैरानी हुई। दोनों ने यही कहा कि चलो अच्छा हुआ दोनों लड़कियां बच गईं। लेकिन मोनू को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। अगले दिन मोनू सुबह फिर बाग में पहुंच गया, लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो तो बस उस लड़की को याद कर रहा था। तभी अचानक वो खुशी से उछल पड़ा। उसने देखा कि सामने से वही तीनों लड़कियां आ रही हैं। वो खड़ा होकर एक टक उस लड़की को देखने लगा। लड़की बोली, क्या देख रहे हो मोनू?
मुझको देख रहे हो? मोनू अचानक इस सवाल में उछल गया। वो डर गया कि अगर मैंने हाँ बोला तो ये मुझको मारेगी, उन लड़कों की तरह। लेकिन हड़बड़ाहट में मोनू बोल गया, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं तो फूल देख रहा था। मोनू की बात सुनकर और घबराहट देखकर वो लड़की जोर से हंसी और बोली, अगर देख भी रहे हो तो क्या मैं तुमको खा जाऊंगी? इधर आओ, मेरे पास बैठो और जितना मन करे उतना देखो। मोनू उसकी बात सुनकर खड़े का खड़ा रह गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी वो लड़की आगे बढ़ी और मोनू का हाथ पकड़ लिया। मोनू को तो ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट लग गया। वो कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया और बुरी तरह से घबरा गया। ये पहली बार था जब मोनू को किसी लड़की ने इस तरह छुआ था। मोनू की ये हालत देखकर वो लड़की हंसने लगी और बोली, अच्छा जाओ, तुम अगर मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं कल से यहाँ नहीं आऊँगी, जा रही हूँ। मोनू ये बिल्कुल नहीं चाहता था। वो हिम्मत करके बोला, नहीं नहीं, तुम ज़रूर आना। वो बस मुझको तुमसे थोड़ा डर लगता है कि कहीं तुम मुझको मारने ना लगो। वो लड़की बोली, मैं तुमको क्यों मारूंगी भला? अच्छा ठीक है, मैं कल फिर आऊँगी। ये कहकर वो लड़की चली जाती है। मोनू रात भर उस लड़की के बारे में सोचता रहा। उसको नींद नहीं आती। वो बार बार अपने हाथ पर लड़की का कोमल हाथ अनुभव करता है। बार बार वो अपने हाथ को देखता और छूता रहा। कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही मोनू बिना कुछ खाए ही बाग में आ पहुंचा। काफी देर इधर उधर देखता रहा, वो लड़की नहीं दिखाई दी। मोनू कुछ उदास हो गया, लेकिन तभी उसने देखा कि तीनों लड़कियां टहलती हुई आ रही हैं। मोनू उसको देखकर मुस्कुराया। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मोनू बिल्कुल चुपचाप बैठा था। तभी वो लड़की बोली, मुझसे बात नहीं करनी है क्या? मैं जाऊं? मोनू बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की बोली, आयशा। आयशा नाम है मेरा। मोनू बोला, अच्छा तुम कहाँ रहती हो? आयशा बोली, दूर, बहुत दूर रहती हूँ यहाँ से। अच्छा तुम कुछ खाकर क्यों नहीं आए? मोनू बोला, तुमको कैसे पता? आयशा बोली, ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या खाओगे? मोनू बोला, कुछ नहीं, जो घर में बना होगा खा लूंगा। आयशा बोली, अच्छा तुमको खाने में क्या पसंद है? मोनू बोला, सीख के कबाब। आयशा बोली, अरे कमाल है, आज मैंने यही तो बनाया है, लो खाओ और बताओ कैसे बने हैं। ये कहकर आयशा ने अपने बैग में से एक बड़ा बर्तन निकाला जिसमें लगभग 20 कबाब होंगे, एकदम गर्म और ताजा। उसने बर्तन मोनू की ओर बढ़ा दिया और कहा, जितना मर्जी खा लो और जो बचे घर ले जाना। मोनू की खुशी का ठिकाना ना रहा। भरपेट कबाब खाने के बाद मोनू बोला, इतने शानदार कबाब आज तक कभी नहीं खाए। आयशा बोली, ये सब तुम रख लो, घर वालों को खिलाना। अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। आज की मुलाकात में मोनू बहुत खुश था। उसको आयशा की मीठी आवाज़ और खाना बहुत पसंद आया था। घर वालों ने जब कबाब खाया हक्का बक्का रह गए। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था इतने स्वादिष्ट कबाब भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो खाना किसी और दुनिया से आया हो। अब आयशा और मोनू रोज मिलने लगे। आयशा मोनू के लिए नए कपड़े लाई, रोज नई नई चीजें खाने के लिए लाती। धीरे धीरे मोनू ने अपने घर परिवार और गरीबी के बारे में बताया। ये सब सुनकर आयशा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये कहकर आयशा ने मोनू को 2-2 हजार के नई नोट की गड्डियां दी, जो कि 2 लाख थे, और कहा, अब तुम अपनी जिंदगी आराम से जीना शुरू करो। मोनू ने कहा, मैं तो तुमको जानता भी नहीं, मैं तुमसे पैसे कैसे ले लूं? आयशा बोलती है, ये समझ लो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और हाँ, इन पैसों के बारे में किसी को मत बताना, ना ही अपने घर वालों को और ना ही किसी दोस्त को। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर आयशा चली गई। मोनू पैसे लेकर जल्दी से घर पहुँच गया और पैसे गद्दे के नीचे छुपा कर रख दिए। मोनू अब घर पर रोज नई नई चीजें लाने लगा, कभी खाना, कभी कपड़े। एक दिन मोनू की माँ ने पूछा, बेटा काफी दिन से देख रही हूँ तुम काफी पैसा खर्च कर रहे हो, ये पैसा कहाँ से आया? मोनू बोला, माँ, बाग के मालिक ने मेरी पगार बढ़ा दी है, बस वही पैसा है। हालांकि माँ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर पैसा आता देखकर वो कुछ नहीं बोली। उधर मोनू और आयशा रोज मिलते, खूब हंसते बोलते। इधर एक बात और हुई। आयशा अब बात करते करते अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी मोनू की जांघों पर हाथ फेरती, कभी उसके बालों में उंगलियां डालकर उसके सर पर हाथ फेरती रहती, कभी अपना मुंह मोनू की छाती पर रख देती। मोनू को यह सब बहुत अजीब लगता। मोनू घबरा जाता, उसका जिस्म सिहर जाता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि आयशा उसकी हर इच्छा पूरी करती। एक दिन तो हद हो गई। आयशा ने मोनू को जमीन पर लिटाया, अपनी टी शर्ट उतारी और मोनू के ऊपर लेट गई। मोनू चिल्लाया, ये क्या कर रही हो आयशा? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है।
मुझे छोड़ दो, जाने दो। आयशा बोली, कुछ नहीं कर रही मोनू, तुम डरो मत, मैं वही कर रही हूँ जो एक लड़की एक लड़के के साथ करती है। मोनू आयशा को एक और धक्का देता है और पसीने में डूबा हुआ बुरी तरह घर की तरफ भागता है। आयशा चिल्लाती है कि रुको रुको, लेकिन वो नहीं रुकता। वो घर जाकर एक तरफ बैठ जाता है। घर वाले पूछते हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। मोनू को रात भर नींद नहीं आती। दिन में आज जो हुआ वह उसके मन में अजीब से एहसास पैदा कर रहा था। उसके शरीर में गुदगुदी हो रही थी। उसको भी अब इस खेल में मजा आ रहा था। बार बार उसको लगता कि आयशा उसके ऊपर लेटी है। अगले दिन मोनू बाग में नहीं गया, घर पर ही रहा। उसके माता पिता को किसी काम से जाना था और वो अगले दिन वापस आने वाले थे। बहन भी उनके साथ गई थी। मोनू को भी जाना था, लेकिन वो उतना परेशान था कि गया नहीं। माता पिता के जाने के 1 घंटे बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। मोनू बैठा आयशा के बारे में सोच रहा था कि आज वो बाग में आई होगी या नहीं, और कल अगर आयशा ने ऐसा कुछ किया तो क्या। हाँ, मजा तो आएगा ही। मोनू ने दरवाजा खोला तो डर गया। देखा तो दरवाजे पर आयशा खड़ी थी। आयशा बोली, आज बाग में क्यों नहीं आई? मोनू बोला, मैं नहीं आऊंगा वहां। तुम गंदी लड़की हो, तुम मुझको छूती हो तो मुझको डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे मुझको कुछ हो जाएगा। आयशा बोली, अरे लड़के तो खुद चाहते हैं कि लड़कियां उनको छुएं और तुम डर रहे हो। मोनू बोला, वो गंदे लड़के होते हैं, मैं गंदा लड़का नहीं हूँ। मेरी अम्मी मुझको शहजादा कहती हैं। अम्मी कहती हैं लड़कियों से बात नहीं करते। आयशा बोली, अच्छा एक बात बताओ, कल जो हुआ तुमको उसमें मज़ा नहीं आया क्या? मोनू सोच में पड़ गया। ये बात तो सही थी कि उसको भी एक अलग एहसास हुआ था, लेकिन क्योंकि उसके घर वालों ने सेक्स के बारे में, या यूँ कहूँ कि युवा अवस्था में होने वाले कार्य के बारे में उसको नहीं बताया था और इस तरह की चीजों को पाप बताया था, इसीलिए भावना होते होते भी मोनू डरता था। इसीलिए इस सवाल पर मोनू खामोश हो गया। लेकिन सच तो ये था कि मोनू को भी अब आयशा की ओर एक अजीब सा खिंचाव अनुभव होने लगा था, एक अनजाना खिंचाव। फिर आयशा ने कहा, चलो बाग में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाई हूँ। मोनू कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम मुझको छुओगी और मुझको पाप लगेगा, तुम गंदी लड़की हो। आयशा बोली, अच्छा मोनू, ऐसी बात है तो मैं तुमको बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी। चलो हम आज कहीं घूमने चलते हैं। मोनू बोला, नहीं नहीं, मुझको नहीं जाना तुम्हारे साथ। आयशा बोली, अच्छा तुम अपनी दोस्त की बात नहीं मानोगे तो ठीक है, मैं अब तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। ये सुनकर मोनू उदास हो गया। फिर बोला, अच्छा ठीक है, चलता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ करोगी तो नहीं, मुझे तंग तो नहीं करोगी? आयशा बोली, हाँ पक्का बाबा, कुछ नहीं करूँगी। आज हम कहीं दूर घूमने जाएंगे। मोनू बोला, अच्छा लेकिन पहले तुमको मेरी अम्मी से इजाज़त लेनी होगी। आयशा बोली, हाँ बिल्कुल, मिलवा दो सबसे। मोनू अंदर गया और अपनी अम्मी, अब्बू और बहन को बुला लाया। कहा कि मेरी दोस्त आई है, सब मिल लो। सब लोग उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गए। उसकी अम्मी ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो बेटी? आयशा ने कहा, इसी शहर में रहती हूँ। उसकी अम्मी ने कहा, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? आयशा ने कहा, उनका अपना काम है, इत्र बेचते हैं। ये कहकर आयशा ने अपने बैग से 4-5 इत्र की बोतल निकाली और सबको एक एक दे दी। इस इत्र में ऐसी महक थी जो ना कभी किसी ने सूंघी और न ऐसा इत्र किसी ने देखा था। फिर उसने मोनू की अम्मी से सवाल किया, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मोनू को घुमाने ले जाऊं अपने साथ, शाम तक आ जाएंगे हम लोग। आयशा की बात में कुछ ऐसा असर था कि कोई भी मना नहीं कर सका। एक अनजान लड़की के साथ एक भोले लड़के को भेजते हुए मोनू और आयशा घर से बाहर निकले। मोनू बोला, हम कहाँ जाएंगे घूमने? आयशा बोली, जहाँ तुम कहो। मोनू बोला, मुझको नहीं पता कि कौन सी जगह अच्छी है। आयशा बोली, तो ठीक है, मैं तुमको एक ऐसी जगह ले चलती हूँ, अपनी आंखें बंद करो। मोनू बोला, क्यों, आंखें बंद करके क्या होगा? आयशा बोली, कुछ नहीं, तुमको सरप्राइज देना है। मोनू बोला, अच्छा लेकिन देखो मुझे छूना मत। आयशा बोलती है, हाँ बाबा, अब जल्दी से आंखें बंद करो। मोनू आंखें बंद कर लेता है और 1 सेकंड बाद ही आयशा कहती है, अपनी आंखें खोलो। जैसे ही मोनू आंखें खोलता है वो घबरा जाता है। वो खुद को बादलों पर खड़ा पाता है। उसके सामने एक हरा भरा मैदान होता है, हर तरफ एक बहुत अच्छी खुशबू और पंछियों की मधुर आवाज, एकदम शांत वातावरण, ना अंधेरा ना उजाला। मोनू घबरा जाता है, वो डर जाता है। मोनू लगभग रोते हुए कहता है, यहाँ मैं कैसे आया, ये कौन सी जगह है? आयशा बोलती है, तुम घबराओ मत, तुमको मैं यहाँ लाई हूँ, ये मेरी दुनिया है। मोनू बोलता है, तुम्हारी दुनिया? क्या मतलब, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा। आयशा बोलती है, सुनो मोनू, मैं इंसान नहीं बल्कि एक सीला हूँ, यानी जिन हूँ। मुझको तुमसे प्यार हो गया है
और मैं तुमको पाना चाहती हूँ। तुमको जिंदगी का और जवानी का वो स्वाद चखाना चाहती हूँ जिससे आज तक तुम्हारे घर वालों ने तुमको मुझसे दूर रखा है। इस वक्त तुम मेरी यानी जिनों की दुनिया में हो, जो तुम्हारी दुनिया से कई लाख किलोमीटर ऊपर आकाश में बादलों के ऊपर है, और जहाँ हमारी मर्जी के बिना कोई इंसान नहीं आ सकता। हम सब आग से बने हैं। अगर कोई भी किसी तरह यहाँ आया तो जलकर राख हो जाएगा। तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुमको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ ना तुमको भूख लगेगी, ना प्यास, ना ही तुमको सांस लेने की जरूरत है। तुम यहाँ जब तक रहोगे ना बूढ़े होगे ना बीमार। मोनू बोला, लेकिन तुम मुझको यहाँ क्यों लाई हो? आयशा बोली, क्योंकि मैं तुमसे अपनी प्यास बुझाना चाहती हूँ। तुम्हारे बदन में खुद को छुपा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे जिस्म की इस मर्दाना खुशबू में खो जाना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि शारीरिक संबंध बनाने में जो मज़ा इंसानों के साथ है वह किसी जिन के साथ नहीं, और आज तुम मुझको वो मज़ा दोगे। बदले में मैं तुमको इतनी दौलत और जादुई शक्तियाँ दूंगी कि तुम जो चाहोगे वही होगा, और तुम जब चाहोगे हमारी दुनिया में आ जा सकोगे। यहाँ और भी सुंदर लड़कियाँ यानी जिन हैं, तुम चाहोगे तो उनसे भी संबंध बना लेना। मोनू बोला, शारीरिक संबंध क्या होता है? आयशा बोली, अभी बताती हूँ। तुम कपड़े उतारो और यहाँ लेट जाओ, बस जैसे जैसे मैं कहूँ करते जाना। मोनू बोला, छी छी, ये गंदी बात होती है, मैं नहीं उतारूंगा कपड़े। आयशा बोली, देखो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम अपनी दुनिया में अपने अम्मी अब्बू के पास कभी नहीं जा सकोगे। देखो डरो मत, बहुत मजा आएगा। ये सुनकर मोनू रोने लगा और अपने कपड़े उतारने लगा। कपड़े उतारते ही आयशा मोनू पर टूट पड़ी। उसने मोनू को ताबड़तोड़ चूमना शुरू कर दिया। मोनू डर और अजीब सी भावना के कारण पूरा पसीने में नहा गया। कुछ देर बाद मोनू का गुप्त अंग अब आयशा की वासना मिटाने के लिए तैयार था। आयशा ने भी तुरंत अपना कार्यक्रम कर लिया। उसके बाद दोनों थक कर वहीं बादलों पर लेट गए। मोनू को नींद आ गई क्योंकि उसका ये पहली बार था। कुछ देर बाद उसकी आँख खुली तो देखा आयशा पास खड़ी है। आयशा बोली, मज़ा आया ना मोनू? मोनू ने हाँ में सिर हिलाया और आयशा बोली, चलो अब दोबारा करते हैं। मोनू बोला, नहीं नहीं, मुझसे अब नहीं होगा, मुझे मेरे घर जाना है। आयशा बोली, नहीं मोनू, अभी मेरी प्यास नहीं बुझी है, मुझको बहुत मज़ा आया, आओ फिर करते हैं। ये कहकर आयशा ने मोनू के गुप्तांग पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और उसको चूमना शुरू कर दिया। ना चाहते हुए भी मोनू को एक बार फिर वही सब करना पड़ा। मोनू को अब चक्कर आ रहे थे, उसके गुप्तांग से खून आ रहा था, वो जोर जोर से रो रहा था और उसके मुंह से यही निकला, या अल्लाह मदद। इतना कहते ही उस मैदान में अंधेरा छा गया। हर तरफ बिजलियां चमकने लगी, हवा जैसे शोर करने लगी, जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। आयशा डर के मारे सहम गई और मोनू को छोड़कर एक तरफ खड़ी हो गई। तभी एक सफेद रथ सामने आकर रुका। आयशा झुककर बोली, बादशाह जिन्नात को कनीज का सलाम। बादशाह बोला, गुस्ताख लड़की, तूने ये क्या किया? अपनी हवस के लिए तूने इस लड़की की ये हालत कर दी। क्या हम जिन्नातों में लड़कों की कमी थी जो तुम इंसानों के पीछे पड़ गई? लानत है तुम पर। तूने न सिर्फ अपना बल्कि सारे जिनों का नाम बदनाम किया है। तुझ में और इंसानों में क्या फर्क रह गया? वो भी अपनी हवस के लिए मासूम लड़कियों की इज्जत लूटता है, और तूने भी आज इंसान की जैसी नीच हरकत की है। तू इंसान की तरह नीच कब से हो गई? हम जिन भले ही आग से बने हों फिर भी इंसानों से अच्छे हैं, किसी को बेवजह नहीं सताते, लेकिन तूने इंसानों और जिन दोनों का कानून तोड़ा है, इसीलिए अब तुझको सजा मिलेगी। आयशा बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बादशाह बोला, जानबूझकर की गई गलती भूल नहीं होती, इस भूल की सजा तुमको अपनी जान देकर चुकानी होगी। आयशा बोली, रहम बादशाह रहम। बादशाह की बात सुनकर मोनू बोला, नहीं बादशाह जी, इसको मत मारो, ये मेरी दोस्त है। बादशाह बोला, देख आयशा, तुझसे नेक तो ये इंसान है जो इस हाल में भी तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, लेकिन सज़ा तो तुझको मिलेगी। तेरी सज़ा ये है कि तू आज से मोनू की गुलाम होगी, इसके वश में होगी, ठीक वैसे ही जैसे लोग सिद्धि करके हम जिनों को वश में करते हैं। तो इसके वश में तब तक रहेगी जब तक ये जिंदा है। इसकी हर इच्छा बिना कहे पूरी करेगी। धन दौलत, गाड़ी बंगला और खाना सब कुछ देगी इसको, और हाँ, इसकी शादी में कोई रुकावट नहीं डालेगी। और अगर तूने इसको या इसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाया, इसको छूने की कोशिश की, तो उसी समय तेरा वजूद समाप्त हो जाएगा और तू अग्नि में विलुप्त हो जाएगी। आज से तू और ये भाई बहन है। आयशा रोते हुए बोली, जो हुक्म बादशाह सलामत। इसके बाद आयशा ने मोनू को घर पहुंचा दिया और मोनू को हीरे से भरा एक बोरा दिया, जिससे मोनू बहुत अमीर हो गया। मोनू पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया। मोनू की शादी बहुत ही सुंदर और अमीर लड़की से हुई। आयशा मोनू के साथ हमेशा रहती और नर्स के रूप में उसके अनेक काम करती। मोनू की बीवी से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई और मोनू ने यह राज कभी किसी को नहीं बताया कि आयशा कौन है।
कभी कभी मोनू जिनों की दुनिया में भी जाया करता था और कोई मरीज ऐसा नहीं था जो मोनू की गोलियों से स्वस्थ ना हो, क्योंकि आयशा अपनी शक्तियों से उनको ठीक कर दिया करती थी। मोनू की मासूमियत ने उसको वो दिला दिया था जो बड़े से बड़ा जादूगर या तांत्रिक या साधक नहीं हासिल कर सकता था, और वो था शीला जिन। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जिन की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में।